हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। इसमें चल रहा है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट का लास्ट चैप्टर प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 एजेंसी। ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एजेंसी चैप्टर का आज का पार्ट नंबर 2 है। आज के लेक्चर में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बिजनेस लॉ के अंदर कोई नया एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर में यह समझा था कि भाई एजेंसी होती क्या है, ठीक है, कौन एजेंट बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है ना, कैसे एजेंसी क्रिएट होती है, एजेंसी बाय एस्टोपल एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी, ये हमने देखा था। सब एजेंट कौन होता है, सब्सटीट्यूटेड एजेंट कौन होता है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मतलब समझा था। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने छोड़ा था। ड्यूटीज यानी कि ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। एक एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज होती है अपने प्रिंसिपल और अपनी पार्टीज, जो थर्ड पार्टी जिससे वो डील करता है, उनके लिए। सबसे फर्स्ट है फॉलो प्रिंसिपल्स डायरेक्शन। प्रिंसिपल का मतलब हो गया जो कंपनी का वो एजेंट है, वो कंपनी उसकी प्रिंसिपल हो गई। बहुत सारे एजेंट मार्केट में घूमते हैं ना, तो किसी ना किसी कंपनी के वो एजेंट होते हैं, तो वो जो कंपनी है उसको यहाँ पर प्रिंसिपल बोला गया है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल यानी कि जो कंपनी है उसने अपने एजेंट को जो काम दिया है उससे रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस, डायरेक्शंस, बहुत सारी शर्तें बताई होगी ना, तो उनको हमेशा उस एजेंट को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो फॉलो प्रिंसिपल्स डायरेक्शन। नेक्स्ट सेकेंड ड्यूटी है एजेंट की, यूज रीजनेबल स्किल एंड केयर। भाई देखो, किसी एजेंट को अपॉइंट किया है तो उसकी स्किल देख के किया है ना। अधिकतर एजेंट हम देखते हैं सेलिंग के अंदर, सेलिंग में बहुत सारे एजेंट आपको देखने को मिलते हैं, है ना, या कस्टमर सर्विस के अंदर देखने मिलते हैं, आफ्टर सेल सर्विस में भी बहुत सारे एजेंट होते हैं। तो उनकी स्किल जो है उसके बेसिस पे ही उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपनी स्किल का यूज करके उस काम को अच्छे से करें। थर्ड नंबर आता है रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स विथ वाउचर्स ऑन डिमांड। देखो, जो एजेंट है वो जो कुछ भी काम करता है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करे, उसको प्रॉपर उसकी अकाउंटिंग करे। वाउचर्स का मतलब हो गया जो भी बिल वगैरह है, जो वो थर्ड पार्टी कस्टमर से डील कर रहा है, तो बहुत सारे पेपर वर्क जो होगा उसको अच्छे से रखे, अच्छे से रिकॉर्ड करे, उसकी अच्छे से अकाउंटिंग करे, ठीक है। फोर्थ नंबर है कम्युनिकेट सीक इन इंस्ट्रक्शंस इन डिफिकल्टीज। देखो भाई, अगर आप फील्ड में काम करोगे, एजेंट जो होता है वो अधिकतर फील्ड में काम करता है, फील्ड वर्क करता है, तो वहां पर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है किसी थर्ड पार्टी के साथ में, कस्टमर के साथ में डील करते टाइम। तो वो जो भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है किसी भी एजेंट को, और वो एजेंट उस डिफिकल्टी से सही नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपने जो प्रिंसिपल है, अपनी जो कंपनी है, उससे कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि डिफिकल्टीज को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। सॉरी। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा भाई, और क्या ड्यूटीज है एजेंट की, तो ड्यूटीज नंबर 5 आती है नॉट टू डील ऑन ओन अकाउंट। देखो भाई, कभी भी एजेंट को कंपनी की परमिशन के बिना कोई भी प्रॉमिस, कोई भी कंसर्न, कोई भी वादा अपने कस्टमर को नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी देती है, तो एजेंट भी आगे कस्टमर को 2 साल की वारंटी बताएगा। अगर वो वहां पर 3 की बता रहा है, 5 की बता रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके जी, तो ये कुछ भी ऐसी डील नहीं करनी चाहिए जो कंपनी या प्रिंसिपल से अलग हो थोड़ी, ठीक है। नो सीक्रेट प्रॉफिट्स। कभी भी एजेंट को कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए कस्टमर से, थर्ड पार्टी से, वो काम करते टाइम जो उसको कंपनी ने दिया है। जो भी प्रॉफिट होना चाहिए वो सबके सामने होना चाहिए, कंपनी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नॉट टू डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब यहां पर है, देखो एजेंट जो होता है ना, उसको कंपनी बहुत सारी अथॉरिटी, पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है ना, तो वो जो एजेंट है वो उस पावर को, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, उस अथॉरिटी को आगे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है पे मनी रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। देखो, जो भी एजेंट के पास में पैसा आता है ना, कोई काम करने से, एजेंसी का काम करने से, वो पैसा जो है उसे प्रिंसिपल को यानी कि कंपनी को पे कर देना चाहिए। हाँ, उसमें से एजेंट अपने जो एक्सपेंसेस है या अपना जो रेम्यूनरेशन है उसको डिडक्ट कर सकता है, अपनी सैलरी बोनस को काट सकता है। उसके अलावा बचा हुआ पैसा फटाफट से अपनी कंपनी को यानी कि प्रिंसिपल को जमा करा देना चाहिए। कीप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल से है,
मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रिंसिपल और एजेंट को पता होती है, लेकिन वो बाहर नहीं जानी चाहिए। कस्टमर या मार्केट में वो चीज, वो न्यूज या वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। तो एजेंट को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, है ना। देखो, नॉट यूज प्रिंसिपल्स कॉन्फिडेंशियल इन्फो अगेंस्ट हिम, है ना। ऐसी कोई जानकारी कंपनी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में यूज नहीं करनी चाहिए, मतलब ब्लैकमेलिंग वाला काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर भैया राइट्स ऑफ एन एजेंट। एक एजेंट के राइट्स क्या होते हैं। ऊपर तो हमने ड्यूटीज पढ़ी, अब ड्यूटीज के साथ में कुछ राइट्स भी तो होते हैं। सबसे फर्स्ट राइट होता है राइट टू रिटेन। क्या रिटेन करना, कि जैसे एक सेलिंग एजेंट है तो वो कंपनी के प्रोडक्ट को बेचेगा, बेचने के पास में बाद में एजेंट के पास में जो भी पैसा आता है उस पैसे में से वो अपना जो खर्चा है, एजेंट ने जो एक्सपेंस किए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किए हैं, या उसका जो रेम्यूनरेशन है, ये सैलरी बोनस कमीशन है, वो काट सकता है। उसके बाद बचा हुआ पैसा प्रिंसिपल को यानी कंपनी को पे करेगा। राइट टू रेम्यूनरेशन वही है ना, मिसकंडक्ट कैन फॉरफीचर रेम्यूनरेशन फॉर दैट पार्ट। बाकी अधिकतर केस के अंदर रेम्यूनरेशन का यानी कि उसको सैलरी का, बोनस का, कमीशन का हक होता है। एजेंट लीन मतलब राइट टू होल्ड प्रिंसिपल गुड्स। भाई एजेंट जो है वो लीन कर सकता है प्रिंसिपल यानी कि कंपनी का कोई भी गुड्स या पेपर, अगर कंपनी उसको टाइम पर रेम्यूनरेशन का पेमेंट नहीं कर रही है तो, अदरवाइज नहीं कर सकता। इंडेमनिटी, अगर किसी भी वजह से, है ना, किसी भी वजह से एजेंट को प्रिंसिपल की वजह से कोई भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी हो तो प्रिंसिपल यहां पर यानी कि कंपनी जो है वो इंडेमनीफाई करेगी, यानी कि सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप उठाएगी एजेंट के लिए, और यह एजेंट का एक राइट है। देखो, प्रिंसिपल मस्ट यानी कि कंपनी मस्ट इंडेमनीफाई एजेंट फॉर लॉफुल एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ एजेंसी, है ना। अब यार कोई को केस वेस हो गया किसी एजेंट पर तो वो तो कहां से लड़ेगा, तो उसके लिए कंपनी इंडेमनीफाई करेगी और एजेंट की तरफ से आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट होता है कंपनसेशन। अगर एजेंट को किसी भी वजह से कंपनी का जो गुड्स है या कंपनी का काम करते टाइम कोई लॉस हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस केस में कंपनी उसको कंपनसेशन देगी, है ना। कंपनी की लापरवाही की वजह से, प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से, है ना, इररेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर एजेंट को कोई भी लॉस हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो कंपनी यानी कि प्रिंसिपल कंपनसेशन भी देगा, और यह एजेंट का एक राइट है। तो राइट टू रिटेन, राइट टू रेम्यूनरेशन, एजेंट्स लीन, इंडेमनिटी एंड कंपनसेशन, ये 5 जो दिख रहे हैं आपको राइट्स हैं एक एजेंट के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। देखो, प्रिंसिपल जो है ना उसकी क्या लायबिलिटी होती है थर्ड पार्टी के लिए। तो देखो भाई, थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर कस्टमर से है। एजेंट जो है वो डील करता है कस्टमर के साथ में। अब अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट या उस सर्विस में कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो सीधा केस किस पे कर सकता है, कंपनी पे कर सकता है, और कंपनी इसके लिए लायबल होगी, बाउंड भी होगी, ठीक है। प्रिंसिपल इज लायबल फॉर एक्ट एजेंट डन विद इन अथॉरिटी, मतलब एजेंट जो कुछ भी काम कर रहा है प्रिंसिपल की अथॉरिटी के साथ में, तो उस केस के अंदर प्रिंसिपल लायबल होगा। थर्ड पर्सन कैन स्यू प्रिंसिपल, और कस्टमर यानी कि थर्ड पर्सन जो है वो प्रिंसिपल पे, एजेंट पे नहीं, डायरेक्ट प्रिंसिपल पे जो है सू कर सकता है, केस कर सकता है। लेकिन अगर एजेंट कोई ऐसा काम करता है जो प्रिंसिपल की अथॉरिटी से बाहर हो, मतलब एजेंट को जो काम दिया गया वो उससे बाहर जाकर के कोई एक्टिविटी कर लेता है, तो उस केस के अंदर अगर जो एजेंट ने एक्टिविटी करी है उसको सेपरेट किया जा सकता है कि भाई इतनी एक्टिविटी जो थी ये तो प्रिंसिपल की सहमति से, अथॉरिटी से थी, और ये वाली एक्टिविटी जो एजेंट ने करी है ये प्रिंसिपल की सहमति से या उसकी अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी से बाहर थी। तो इस केस के अंदर जो प्रिंसिपल है ओनली अथॉरिटी वाली जो लायबिलिटी है उसके लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगा, बाकी के लिए नहीं होगा, बाकी के लिए एजेंट खुद होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है एजेंट पर्सनल लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। देखो, एजेंट की वैसे पर्सनल लायबिलिटी कोई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एजेंट जो कुछ भी काम करता है अथॉरिटी में रह के करता है, तो उस केस के अंदर थर्ड पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की यानी कि कंपनी की होगी, ना कि एजेंट की।
लेकिन यहां पर कई चीजें ऐसी है जहां पर एजेंट अगर पर्सनली कुछ वादे कर रहा है, प्रोमिस कर रहा है, तो मतलब अथॉरिटी से बाहर, प्रिंसिपल ने जो अथॉरिटी दी उससे बाहर जाके काम कर रहा है, तो उस केस के अंदर एजेंट खुद भी रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसा ऐसा कब कब हो सकता है? फॉरेन प्रिंसिपल है, मतलब इंडिया के अंदर एक ऐसा एजेंट है जो फॉरेन कंपनी का एजेंट है और उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी वो नहीं है, उस केस के अंदर एजेंट ही जो काम कर रहा है उसके लिए एजेंट को ही रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। फॉरेन में थोड़ी जाएंगे उस कंपनी को पकड़ने के लिए। कितने सारे चोर इंडिया से पैसा खा खा के भाग गए बाहर, बहुत फेमस नाम है उनके, आप कमेंट करके बता सकते हैं, उनको ला नहीं पा रहे हम, वहां की कंपनी को क्या क्लेम लेंगे, ठीक है। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, अगर कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो अनडिस्क्लोज है, मतलब एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल की आइडेंटिटी वगैरह बता ही नहीं रहा है, तो उस केस के अंदर एजेंट ही रेस्पॉन्सिबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। इनकॉम्पिटेंट है, मतलब एजेंट ऐसा है जो इनकॉम्पिटेंट है, मतलब एग्रीमेंट करने, कॉन्ट्रैक्ट करने में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो योग्य ही नहीं है, तो उस केस के अंदर जो है एजेंट ही लायबल होगा। प्रिटेंडेड एजेंट, मतलब ऐसा एजेंट जिसको कोई अथॉरिटी दी नहीं है, तो उस केस के अंदर एजेंट खुद लायबल होगा। एजेंट एक्सीड अथॉरिटी गिव वारंटी ऑफ अथॉरिटी, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि प्रिंसिपल ने तो 2 साल की वारंटी का बोला है प्रोडक्ट के ऊपर, एजेंट 5 साल की दे रहा है, तो उस केस के अंदर 3 साल की जो वारंटी दी है उसके लिए एजेंट खुद रेस्पॉन्सिबल होगा। ओके जी, अथॉरिटी से बाहर काम हो गया ये। ओके, सो इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज ही, वो है टर्मिनेशन एंड रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। क्या ये जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में एजेंसी नाम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये कभी टर्मिनेट हो सकता है? क्या इसको वापस लिया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है? यस। कैसे किया जा सकता है? एक तो रिवोकेशन से किया जा सकता है, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है वो प्रॉपर नोटिस वगैरह दे करके बता दे भाई ये एजेंट नहीं यहाँ से हमारा, तो रिवोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट, रिनोवेशन हो सकता है बाय एजेंट। अब रिनोवेशन कैसे हो सकता है? एजेंट मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस एंड मे कंपनसेट फॉर प्रीमेच्योर रिनोवेशन। जो इस बार एजेंट बोल रहा है मैं त्याग कर रहा हूं, मैं हट रहा हूं, ओके, तो उस केस के अंदर एजेंट जो प्रिंसिपल को नोटिस दे करके एजेंसी से हट सकता है। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस एंड पर्पस, जिस पर्पज के लिए, जिस चीज के लिए एजेंट अपॉइंट किया गया वो पर्पज कंप्लीट हो गया, वो टाइम टेन्योर पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, डेथ ऑफ इंसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, एजेंट या प्रिंसिपल दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर एजेंसी ऑटोमेटिकली ही हट जाएगी। अगर जैसे कंपनी है तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो तो मरती नहीं है कभी, तो उस केस के अंदर जब तक पर्सन इन चार्ज नहीं आ जाता तब तक एजेंट बना रहेगा, उसके बाद वो मिलकर के आगे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल इंसॉल्वेंसी, अगर प्रिंसिपल यानी कि जिस व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए एजेंट काम कर रहा है, वो कंपनी या वो पर्सन या वो प्रिंसिपल ही इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब हो गया वो दिवालिया हो जाता है, उसका बिजनेस बिक जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो एजेंसी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। एक्सपायरी ऑफ टाइम, 6 महीने के लिए एजेंट अपॉइंट किया था, 6 महीने कंप्लीट हो गए, तो ओके। इररिवोकेबल एजेंसी भी होती है, वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑथोराइज्ड टू सेल लैंड एंड पे हिमसेल्फ फ्रॉम सेल प्रोसीड, द एजेंसी कैन नॉट बी रिवोक टू प्रोड्यूस दैट इंटरेस्ट। तो इररिवोकेबल एजेंसी जो होती है ना, वो भी जो है टर्मिनेशन ही होता है एजेंसी का, मतलब एजेंट खुद काम कर रहा है तो उस केस के अंदर। ओके जी, तो ये हमारा चैप्टर जो है ये हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट हो गया है। इस बात की खुशी है, काफ़ी सारे लेक्चर्स आए, 10 चैप्टर्स आए, लेकिन आखिरकार हमने कंप्लीट कर ही लिया। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बिजनेस लॉ को आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी हद तक चांसेस है कि या तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे या फिर पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट करेंगे, दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स कंटिन्यू लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।